आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं जो कि निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो या लोन्स जुड़ा हुआ है, तो अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं और आपके सवालों के जवाब हम जो है लाइव अपने एक्सपर्ट से आपको दिलवाएंगे। और अपने सवाल आप व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। और इतना ही नहीं, आप चाहें तो अपने सवाल हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर से भी आपके सवाल हम शो में शामिल करते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स जो है आपको सही और सटीक फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं शो पे लाइव। चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं और हर्षवर्धन रुंगटा, सीईओ रुंगटा सिक्योरिटीज हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारी इस बेहद खास पेशकश में हर हफ्ते की तरह। और हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर महिलाओं के फाइनेंशियल प्लानिंग आज हम करेंगे और उनको निवेश से जुड़े हुए काफ़ी स्ट्रैटेजीज और गुर भी सिखाएंगे। और इसी कड़ी में हमारी पहली जो दर्शक हैं फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ भी गई हैं, प्रमिता सरकार। प्रमिता, हाय, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? हाँ, हाय, अच्छी हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप प्रमिता? कोलकाता से। कोलकाता से। क्या करते हो आप? हाउस वाइफ हूँ मैं। और राइट, प्रमिता, हाउसवाइफ होने के बावजूद भी आपने जो सवाल हमें भेजा है उसमें काफ़ी अच्छी खासी प्लानिंग कर रखी है। आप खुद इन्वेस्ट करती हैं क्या? नहीं, मेरा हस्बैंड। अच्छा, तो आप ट्रैक रखती हैं इन्वेस्टमेंट्स का, और आपके हस्बैंड भले ही इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आप पूरी तरह से समझती हैं कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? हाँ, बोलिए आप। ऑलराइट, तो बताइए, आपने कुछ डिटेल्स हमें दी हैं। हाँ हाँ हाँ। हेलो, आपने कुछ फंड्स की डिटेल्स हमें दी हैं यहाँ पर, बताइए। हम 20 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं 20 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। चलिए, आपको 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। और 25 साल में कितना कॉर्पस आप बना पाएंगे, ये आपका सवाल है। मेरे ख्याल से आप अपने पति के साथ बैठी हुई हैं और वो आपको गाइड भी कर रहे हैं कि सवाल किस तरह से पूछना है। तो बता दें कि विमेंस वेडनेसडे हमारी ऐसी पेशकश है कि जहाँ पर हम महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। और प्रमिता, भले ही आपके पति इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो आपके बगल में बैठ के सवाल पूछ रहे हैं, आप फ़ोन उनको दे दीजिए, क्योंकि प्रमिता जी के पतिदेव जी, हम आपके भी सवाल शो में लेते हैं, क्योंकि बाकी के जो दिन हम सवाल लेते हैं वो सभी तरह के दर्शकों के सवाल होते हैं। तो आप सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछिए। और प्रमिता जी, अपने पति को आप फ़ोन दीजिएगा, उनसे मुझे बातचीत करनी है ज़रा। हाँ हाँ, हम बोल रहे हैं। नमस्कार सर, आपका नाम बताइएगा। हमारा नाम श्रीचंद्र सरकार। अच्छा, तो सर, आपका सवाल हम वैसे भी शो में ले लेते, पर कोई बात नहीं, आपने हमें अप्रोच किया और हमसे गाइडेंस मांगी है, तो आपको ज़रूर देंगे। मुझे ये जानना है कि 25 साल के लिए 20 लाख रुपए आपको एक मुश्त लगाने हैं। क्या इससे पहले आपने कभी भी इक्विटी बाजार में इन्वेस्टमेंट की है? नहीं, हमें नहीं किया। हम रिटायर्ड क्या है, रिटायर्ड किया है, तो 20 लाख रुपए हमारे पास है अभी। तो हम आप रिटायर हो चुके हैं? ये अच्छा, आप रिटायर हो चुके हैं, अभी आपके पास एक मुश्त 20 लाख रुपए आपको मिला है। हाँ 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 हाँ, वही हम लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो, वाइफ के नाम से, वाइफ करेंगे, वाइफ के नाम से। ठीक है, ठीक है। मुझे ये जानना है कि क्या इस एक मुश्त अमाउंट से आपको हर महीने का खर्च भी चाहिए? क्या ये ऐसी राशि है जिससे आप अपना घर भी चलाना चाहते हैं? क्या ऐसा कुछ है? नहीं, हमारा कुछ जरूरत नहीं है 25 साल तक। 25 साल तक फिलहाल ज़रूरत नहीं है 20 लाख की, और वो आपको निवेश करने हैं। हाँ हाँ, ठीक है, अब क्लैरिटी मिल गई है। हर्ष, अब मैं आपके पास आऊँगी। तो हर्ष, पहले तो अब ये परमिता का सवाल नहीं रहा है, ये सरकार जी का सवाल हो गया है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि ये रिटायर्ड हैं, 25 साल के लिए इनको ये पैसे डालने हैं, फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और जो कि अमूमन रिटायरमेंट के बाद लोगों को लगती है कि हर महीने का खर्चा हो या कुछ ना कुछ आमदनी उनको उनके निवेश से होती रहे, ये उनकी इच्छा होती है। इनके केस में ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर भी इनकी रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं समझ पाई हूँ, तो आप अपनी असेसमेंट के हिसाब से बताइए कि कितना जोखिम ये उठा पाएंगे, कितना नहीं। और दूसरा अहम सवाल ये है,
बाजार की चाल हम किसी से भी छुपी नहीं है और ये 20 लाख रुपए डालना चाहते हैं, बाजार में स्थिरता का इंतजार करते रहेंगे तो शायद वो मौका कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में अगर इतने पैसों को डालना है तो किस तरह के चरणों में डालना चाहिए, कितने चरणों में डालना चाहिए, ये अहम सवाल हो जाता है। तो सभी सवालों को आप एड्रेस करते हुए जवाब दीजिएगा। ठीक है। सो कविता, देखिए, जब कोई इंसान रिटायर होते हैं तो हमने हमेशा ये मेंटेन किया है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है। तो आप रिटायरमेंट के बाद जब भी इन्वेस्ट करना चाहें तभी आप सिर्फ कोई स्कीम देख के ऐसे ना करें, उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। तो जहां तक मुमकिन है आप किसी एक प्लानर से पर्सनली मिलें और सारी चीजों से बात करें, ताकि आपको समझ में आए कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है और कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, मतलब उसमें फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपके सामने आएगी। तो वो डिस्कस करके करें तो बेटर होगा। अब क्योंकि इनका एक क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो कह रहे हैं कि इनके पास 20 लाख रुपए हैं, इन्हें 25 साल तक उन पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो आइडियली स्पीकिंग अगर हम बताएं तो अगर इनको 25 साल का टाइम होराइजन है, लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, तो यस, आप एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें इक्विटी हो, जिसमें डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स हो, जिसमें इंटरनेशनल फंड्स हो। अब ये एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने एक पहलू इसमें डाला है इस सवाल में कि ये रिटायर भी हो चुके हैं। तो मेरी पहली सलाह ये रहेगी कि प्लीज किसी से मिले और जो मैं कह रहा हूं उसे वेरीफाई करें कि भाई आपके लिए सूट करता है कि नहीं। अगर आप रिटायर्ड नहीं होते और आपके पास 25 साल थे तो शायद ये सजेशन जो मैं दे रहा हूं वो ज्यादा मायने रखता। तो ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप किसी से ये वेरीफाई करेंगे जो मैं भी आपसे बात कर रहा हूं। तो आप 25 लाख रुपए जो है वो इन 5 स्कीम में, सॉरी 20 लाख रुपए जो आपको करना है 25 साल के लिए, वो 4 लाख करके इन 5 स्कीम्स में करें। एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड पीजीआई इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। अब इससे हमने क्या किया है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्योंकि 25 साल का टाइम होराइजन है, हमने एग्रेसिव पोर्टफोलियो लेते हुए इक्विटी में एलोकेशन दिया है, बैलेंस एडवांटेज फंड में दिया है और इंटरनेशनल फंड में दिया है। क्योंकि ये रिटायर हो चुके हैं तो इन्हें मेरी सलाह रहेगी कि एक बार फिर ये जो मैं पोर्टफोलियो बता रहा हूं ये किसी फाइनेंशियल प्लानर से मिलकर पर्सनली डिस्कस करें कि 25 साल तक अगर ये नहीं निकालना है और अगर बीच में निकालने की जरूरत पड़ी तो क्या रिस्क है। तो इस चीज को ये पहलू से समझ लें और फिर ये इन्वेस्ट करें। 2 साल बाद ऑफ कोर्स अगर ये इसी से कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसे रिव्यू करते रहें, क्योंकि लमसम कर रहे हैं और एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। लास्ट पॉइंट, इन्होंने पूछा था कि 25 साल बाद अगर ये कितना बन जाएगा, तो अगर हम 12% का अनुमान लगाते हैं तो 25 साल बाद ये पोर्टफोलियो करीबन 3.5 करोड़ का बन सकता है अगर 12% से ग्रो किया तो। अच्छा हर्ष, एक बार मैं फंड्स का नाम यहाँ पे कंफर्म करना चाहती हूँ जो आपने इनको रेकमेंड किया है। पीजीएम का इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप और एबीएसएल निफ्टी इक्वल वेट आपने इनको रेकमेंड किया है। क्या आप रैशनल बता सकते हैं कि इस सिलेक्शन के पीछे क्या वजह है? और दूसरा, आपने ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड भी इनको जो है पोर्टफोलियो में प्लेस करने की सलाह दी है, तो इसके चुनाव के पीछे भी क्या वजह है? और फिलहाल जिस तरह से हम एक कैपिंग देख ही रहे हैं, जो सीमा है, जो लिमिट है अंतर्राष्ट्रीय निवेश को लेकर एएमसीज पर, उसके भी सूरत हाल क्या है, अपडेट उसको लेकर जरा ये सब जानकारी प्लीज दीजिएगा। तो देखिए कविता, क्योंकि 25 साल का टाइम होराइजन है तो अग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो आप देखें कि हमने 3 इक्विटी स्कीम दी है। एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, एक मल्टी कैप है जिसमें लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप आता है और तीसरा एक मिड कैप फंड है। तो एसेंशियली इनका जो ज्यादा एलोकेशन है वो लार्ज कैप की तरफ है, थोड़ा मिड कैप है और उससे थोड़ा जो है वो स्मॉल कैप की तरफ है। ये डोमेस्टिक इक्विटीज हो गया। एक हमने बैलेंस एडवांटेज फंड दिया है, क्योंकि इक्विटी और डेट का एलोकेशन जो है मार्केट वैल्यूएशन के बेसिस पे वो चेंज करते रहते हैं। तो आपका एक उस लिहाज से देखेंगे तो आपको थोड़ा मार्केट टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एलोकेशन होते रहता है। जो इंटरनेशनल फंड की आपने बात जरूरी होता है। तो आप मान लीजिए आपका सारा पैसा आज की तारीख में इंडियन इक्विटी में जा रहा है, तो आपको एक एलोकेशन मिलता है जो ज्योग्राफी, जो दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी में भी एक अच्छा पहलू बनता है पोर्टफोलियो के अंदर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। क्या शीतल मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? राइट शीतल, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। अच्छा, क्या करते हो शीतल आप?
मैं टेलर का काम करती हूँ। और राइट, आपने अपने पोर्टफोलियो खुद बनाया है? जो आपने फंड्स की डिटेल्स हमें दी हैं, कि आपने खुद सिलेक्ट किए हैं या सलाह ली है खुद किसी से? select किया है। आपका शो देखती हूँ select ना, तो किया। उसमें से सिलेक्शन किया है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आपने जो डिटेल्स दी हैं मैं एक बार कॉल आउट कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, बताइएगा अगर कुछ आपको ऐड करना है तो। एक तो 15 लाख रुपए आपको लमसम डालने हैं, आप बहुत रिस्क नहीं ले सकती हैं, आपने मॉडरेट रिस्क बोला है। और उसके अलावा 35,000 की जो आप SIP कर रही हैं 35,000 निपॉन की इंडिया SIP करनी है अगले महीने से। ओके, निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है निपॉन का, क्वांट का LSS है, क्वांट का फ्लेक्सी कैप है, क्वांट का मिड कैप भी है, मिरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड 150 इंडेक्स भी है आपके पास। आपने कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया है 5 लाख रुपए HDFC बैलेंस एडवांटेज में। निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में लमसम भी हो रखा है, DSP मिड कैप में भी आपने 3 लाख रुपए डाले हुए हैं और 12 साल तक कंटिन्यू करना चाहती हैं। और 10 साल के बाद कितना कॉर्पस होगा ये आपको जानना है। और 20 साल के तक आप जो है जो SIP करना चाहती हैं वो आप कंटिन्यू करेंगी। ओके, हाँ, मुझे ये बताइएगा। SIP और करनी हाँ अभी। हाँ, तो मुझे ये और मैं बताइएगा कि कुल top-up भी मिला कर के सकती हूँ। SIP को ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो शीतल, वैसे तो दाद देनी पड़ेगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने खुद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत इंस्पायरिंग होता है, बहुत प्रेरणा देता है वो तमाम लोगों को, ख़ासतौर से महिला निवेशकों को जो शायद इस तरह के फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके कदम नहीं उठा पाती हैं। तो आप काफ़ी जागरूक हैं, मुझे ऐसे लगता है कि आप स्टॉक्स में भी ऐसे लगाती हैं, इन्वेस्ट करती हैं स्टॉक्स में भी? हाँ, स्टॉक्स में भी करती हूँ, लेकिन अभी स्टॉक्स नहीं, में भी पहले करती किया हैं। हुआ था वो ही। हाँ, हाँ। स्टेबल है। तो उसके अच्छा। उसके और 6 लाख बन चुके हैं। अच्छा, तो काफ़ी मंझी हुई हैं मेरे ख्याल से इक्विटी बाजार में, हाँ, ये बोला जा सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइएगा, जो कॉर्पस आपको इकट्ठा करना है वो कितने का होगा? क्योंकि उसकी डिटेल मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। निवेश तो आप भरपूर कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसा आंकड़ा रखा है कि इतना जमा करना है इतने सालों के बाद? हाँ, मतलब 12 इयर्स में 3 करोड़ चाहिए। तो अगर उतने जमा मतलब हो जाएंगे कि नहीं, वो पूछना था। और उसके बाद हम लोग को स्वैप करना है एवरी मंथ एज अ रिटायरमेंट कॉर्पस, लाइक। तो उसको SWP टाइप का कुछ? मुझे okay. हाँ, 20 इयर्स तक। Okay, और फिर लास्ट में उसमें जो हम लोग SWP करेंगे एवरी मंथ, तो एज पर अभी मुझे खर्चा हो रहा है 30,000 to 40,000 पर मंथ। तो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से मुझे वो टाइम पे कितना अमाउंट विड्रॉ करने मिलेगा, एंड लेटर ऑन उसमें कितनी मतलब जो बैलेंस अमाउंट उसमें बाकी रहेगा आफ्टर 20 इयर्स, और इट विल बी लाइक पूरा वो उसमें से स्वैप में निकल जाएगा। वो पूरा डिटेल्स चाहिए था उसमें। परफेक्ट, वो सारी डिटेल्स आपको देंगे। तो कुल मिला के मैं ये बोल सकती हूँ कि 20 साल तक आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेंगी अपनी सारी, क्योंकि 20 साल के बाद आपको SWP जो है वो करनी है, राइट? कि आप 12 साल तक की इन्वेस्टमेंट करेंगी? यस। आफ्टर 12 इयर्स? ओके, आफ्टर 12 इयर्स मैं स्टॉप करूँगी उसको। डन, ठीक है। ऑलराइट, हर्ष, ओवर टू यू। बहुत सारे सवाल पूछे हैं शीतल ने, तो बताइए किसके साथ पहले आप जाना चाहते हैं? तो देखिए, पहले मैं इनका पोर्टफोलियो थोड़ा कंसोलिडेट कर दूं। इनकी जो SIPs चल रही हैं, ये 23,000 की SIPs अभी कर रही हैं और 35,000 की जोड़ना चाहती हैं। तो टोटल में ये 58,000 रुपीज की SIP पर मंथ करना चाह रही है। इसके अलावा इनके पास लमसम इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो है, और जो जिसका टोटल कॉर्पस आज की तारीख में इनके पास करीबन 18 लाख रुपए का है। तो शीतल जी, आपके पोर्टफोलियो में आप पहली चीज ये करिए कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में आप 15,000 रुपए निवेश करें। मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में 15,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में 10,000 और क्वांट फ्लेक्सी कैप में 18,000। ये चारों स्कीम्स जो है ये आपकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से ही है, तो आपको कोई नई स्कीम नहीं खोलनी है। सिर्फ इतना करना है कि जो ये 4 स्कीम आप रिटेन करेंगे, इनकी SIP की अमाउंट बढ़ा देनी है। 23,000 प्लस 35,000, तो टोटल जो 58,000 रुपए है, ये टोटल इन 4 स्कीम्स में ही जा सकते हैं और उतना सफिशिएंट है। जो आपके लमसम इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप कंटिन्यू करें। और एक आपने कहा कि आपको 15 लाख रुपए आपको लमसम करने हैं। हमें टाइम होराइजन नहीं पता, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये भी 12 साल के लिए है और आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहती हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लें।
जिसमें आपको इक्विटी, डेट, आपको प्रेशियस मेटल्स, रीट्स, इनवेट्स, ऐसे मल्टीपल एसेट्स आपको एक ही फंड में मिल जाएंगे। तो वाइटोक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक ऑप्शन है जिसमें आप ये 15 लाख रुपए लमसम लगा सकती हैं। अब सवाल उठता है कि 12 साल बाद ये जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है आपका, अगर मैं ये मल्टी एसेट का इंक्लूड नहीं भी करूं तो आपके पास 18 लाख रुपए है और प्लस आप एडिशनली 58,000 रुपीज हर मंथ का इन्वेस्ट कर रही है फॉर 12 ईयर्स। अगर मैं 12% का अनुमान लगाता हूं इस पूरे कॉर्पस पे, आपके पास करीबन 2,60,00,000 रुपए इकट्ठे हो जाने चाहिए। अगर हम ये 15 लाख जो आप लमसम के रूप में मल्टी एसेट फंड में जोड़ रही हैं और उसका मैं अगर आपको मॉडरेटेड रिटर्न्स भी देखूं, मान लीजिए 10% के आसपास भी देखूं, तो आप 3 करोड़ का जो कॉर्पस है वो जो टारगेट है वो पूरा अचीव कर लेंगी। तो यहां तक जो आपकी प्लानिंग है वो अच्छी है। 12 साल बाद आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट कि आपके 3 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। जहां तक सवाल था उसके बाद आपका SWP करने का, तो SWP कितनी अमाउंट की करते हैं और आपका फंड कितने परसेंटेज से जो कॉर्पस है वो कैसे ग्रो करता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कॉर्पस कितना लास्ट करेगा। लेकिन अगर 3 करोड़ के कॉर्पस पे अगर आप मान लीजिए सालाना 4 से 7% के बीच में अगर आप रिडीम SWP के रूप में निकाल रही हैं, तो आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि आपका कॉर्पस इंडियन काफी अच्छी तरह इंटैक्ट रहेगा और आपको परपेचुटी तक आपको हर साल का जो SWP का जो अमाउंट है आप निकाल पाएंगी। कभी जरूरत पड़े तो ऑफकोर्स ज्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि 12 साल बाद आपका रिटर्न्स उसके बाद कौन से एसेट्स में और उसके बाद रिटर्न्स कैसे जनरेट हो रहा है। अगर आप इक्विटी में रहते हैं और मार्केट अच्छा करता है तो ऑब्वियसली कॉर्पस बढ़ते रहेगा। अगर आप डेट में जा रहे हैं तो हो सकता है कि एक टाइम आएगा जब आप अपने प्रिंसिपल में भी थोड़ा थोड़ा डिप करने लगेंगी। तो फिलहाल मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं। आप अभी फोकस इस पे रखिए कि 12 साल तक आप अपना इन्वेस्टमेंट जो करना है उससे 3 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना है। फिर उसके बाद कैसे आपको SWP सेटअप करना है, कौन सी स्कीम्स में रहना है, वो आप उस समय ध्यान दें और उस समय जो भी प्लानिंग करनी कर लीजिएगा। क्या शीतल मेरे साथ फोन लाइन पर है? शीतल, हाँ हाँ, आपने सुना आपको हर्ष ने क्या सलाह दी? कुछ और सवाल पूछने हैं आपको? हाँ, और एक सवाल है। DSP पूछिए। जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 3 लाख का, तो वो मुझे स्टेबल रखना है कि मुझे स्विच ओवर करना है वही फंड हाउस में, किसी और म्यूचुअल फंड में? श्योर। हर्ष, मैंने कहा कि जो आपने बैलेंस HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप और DSP मिड कैप है, आप बने रह सकती हैं। 12 साल का आपका टाइम होराइजन है। हो सकता है कि मिड कैप में आपको अभी थोड़ी ज्यादा वॉलिटिलिटी दिख रही हो या नुकसान दिख रहा हो, बट कोई हर्ज नहीं है। 12 साल का टाइम होराइजन है, आप उसमें बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली दर्शक हमारे साथ उत्तर प्रदेश से टूबा फोन लाइन पर है। नमस्कार टूबा। नमस्ते मैम। क्या करते हो आप? मैम आई एम अ बैंकर। आप बैंकर हो, बहुत बढ़िया जी। टूबा, आपके जो पोर्टफोलियो की डिटेल्स है उसमें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप है, एडलवाइज का मिड कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू अपॉर्चुनिटी और टाटा का स्मॉल कैप है। इज दैट राइट? यस मैम, दैट्स राइट। ओके, और 30,000 की SIP चल रही है? करेक्ट मैम। और 10 करोड़ जुटाने हैं 25 साल के बाद, राइट? जी। NPS और LIC जीवन लाभ में आपने पैसे लगा रखे हैं और फंड ऑफ फंड ETF या गोल्ड में आप निवेश करना चाहती हैं, ये आपने अपना सवाल हमें भेजा है। स्टेप अप भी करना चाहेंगे? No, I have already done a step up of 10%. I wanted to know that is this portfolio diversified or do I need to diversify in gold and other FOFs? डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से तो टूबा आपको ज़रूर करना चाहिए। तो मुझे एक चीज़ आपसे बस ये पूछनी थी कि 10 CR का लक्ष्य आपने रखा हुआ है 25 साल के बाद, इज़ दैट राइट? और ये LIC की जो पॉलिसी है इसका क्या कवर है जीवन लाभ का? मैम ये 5 लाख का सम एश्योर्ड था, तो 15 इयर्स के बाद होगा। लाइक मैं प्रीमियम देती हूँ सिर्फ 25,000 रुपये सालाना। कब ली है? मेरी क्वेरी ये थी कि मेरे बहुत डाइवर्सिफाइड SIP जो मैंने जब टूबा, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। हेलो मैम, अब आ रही है आवाज़? हाँ बोलिए। जी, मैं बोल रही थी मैम, मैंने बहुत सारे छोटे छोटे अमाउंट्स के टैक्स सेवर SIP किए हुए थे स्टार्टिंग में, जब मुझे नॉलेज कम थी।
तो Okay. वो मेरी ऑलमोस्ट 8 SIPs हैं जो ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में हैं, तो उनको मैं कैसे कंसोलिडेट करूं, उस पे भी मुझे एडवाइस चाहिए। 8 ELSS फंड्स है आपके पास? यस मैम, वो सब स्टॉप उनमें SIP आपकी- हैं। अच्छा, स्टॉप किए हुए कितना टाइम हो गया है? मैम हो गए 2 साल। और SIP चल रही थी कि लमसम था सब में? मैम SIP भी थी एक, और बाकी थोड़े थोड़े छोटे छोटे अमाउंट के लमसम थे। तो ओवरऑल अमाउंट कितना होगा? 4 lakhs। 4 लाख रुपए हैं, ठीक है। हर्ष से जानते हैं कि क्या करना चाहिए। आप अभी फिलहाल नए टैक्स रिजीम में हैं कि ओल्ड? ओल्ड में हूँ मैम। आई ऑल्सो एक HL भी है, हाउसिंग लोन भी है। ओके ओके, ठीक है, दोनों का ही जवाब देते हैं। और हर्ष बताइए, शुरुआत आप पोर्टफोलियो से करना चाहते हैं या इनके टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को कंसोलिडेट करने से? तो वेल, इनका सवाल बहुत पॉइंटेड है कविता, कि इन्हें जो टैक्स सेविंग फंड्स इन्होंने 7-8 फंड्स ले रखे हैं उसके बारे में है। सो तुबा बहुत क्लियरली कि यस, बहुत सारे फंड्स हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं इतने सारे आपके फंड्स की आपके पोर्टफोलियो में। तो जो इन्वेस्टमेंट्स आपके 3 साल के ऊपर हो चुके हैं वो आप रिडीम कर सकते हैं, क्योंकि ELSS में 3 साल का लॉक इन है। जितने इन्वेस्टमेंट्स 3 साल के अंदर हैं, मान लीजिए आपने SIP की थी 4 साल पहले शुरू की थी और उसके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं अभी, तो उतने आप निकाल सकते हैं। जो लास्ट 1 ईयर में है वो आप नहीं निकाल पाएंगी। तो जितना हो सके उतना निकाल लीजिए, और आपके एग्जिस्टिंग SIP का जो पोर्टफोलियो है आप उसमें डेफिनेटली कंसोलिडेट कर सकती हैं। तो आपको ये इतनी सारी ELSS स्कीम रखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि आपके पोर्टफोलियो पे। वेल, आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है जो SIP का है, उसमें और कोई फिलहाल जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं लिंक करता हूं आपके दूसरे सवाल से, जो आपने पूछा था कि क्या आपको इंटरनेशनल फंड्स, गोल्ड ETF वगैरह जोड़ने चाहिए। तो यस, डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट से अगर हम बात करें तो आपको इंटरनेशनल फंड आपके पोर्टफोलियो में होना एक अच्छी बात हो सकती है। कारण ये है कि एक आपको एक दूसरी कंट्रीज में आपको इन्वेस्ट करने के लिए मिलता है। आपका जो आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट है सारा इंडिया में है, थोड़ा आपको दूसरी इकोनॉमीज में भी इन्वेस्ट करने का डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। आपके जो मल्टीनेशनल जायंट्स हैं, आप गूगल देख लीजिए, आप एप्पल देख लीजिए, आप टेस्ला, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ग्लोबल जायंट्स हैं लेकिन इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं है। तो आपको जब आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, दूसरी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, आपको इन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करने का एक मौका मिलता है। एंड तीसरी बात यह कि आपका एक डॉलर एसेट में, अगर आप US में इन्वेस्ट कर रही हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपको डॉलर एक एसेट आपके पोर्टफोलियो में जोड़ता है। तो अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो आपको वहां भी थोड़ा गेन्स होने की आपको गुंजाइश होती है। तो यस, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकती हैं। कितना परसेंटेज रखना है वो वेल बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या। नॉर्मली हम कहते हैं कि 10% आप इंटरनेशनल इक्विटी, इंटरनेशनल फंड्स में लगा सकती हैं और 10 to 15% आप प्रेशियस मेटल्स में रख सकती हैं। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकती हैं। एक आखिरी सवाल जो आपका था वो ये था कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप का जो AUM आपके पोर्टफोलियो में वो स्कीम है, और आपने पूछा था कि इसका AUM बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो क्या आपको बदलना चाहिए। सो वेल, आज की तारीख में अगर हम देखें तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप का जो AUM है वो करीबन 85,000 करोड़ के आसपास है। ये फंड का जो मैंडेट है वो है फ्लेक्सी कैप, विच मीन्स ये फंड कोई भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती है। इन्हें कोई लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन्हें जहां भी पूरे मार्केट में कहां भी इन्हें ऐसे कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। अगर हम टोटल इंडियन इक्विटी कैपिटल मार्केट का मार्केट कैप देखें, उसके सामने 85,000 करोड़ बहुत ही छोटा अमाउंट है, विच मीन्स कि आपके पास ऐसा कोई डर की बात नहीं है कि भाई 85,000 करोड़ हो गया तो क्या मुझे कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड मैनेजर को नहीं मिलेंगी। वैसी बात नहीं है। मार्केट का टोटल साइज जो है वो बहुत बड़ा है और उसके सामने बहुत ही फ्रैक्शन सा AUM है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में कंटिन्यू कर सकती हैं। एक पॉइंट मेरे ख्याल से एड्रेस की गई है टूबा के सवाल में, जो उन्होंने पूछा है। टूबा, इसके अलावा कोई सवाल आपको पूछना है हर्ष से? सर, अगर आप वो FOF रिकमेंडेशन दे सकते हैं तो भी अच्छा होगा। तो आज की तारीख में लमसम और SIP भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो है PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी फंड। ये आपका इंटरनेशनल फंड हो गया। और अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर रहे हैं, इडलवेज के पास एक गोल्ड एंड सिल्वर FOF बहुत अच्छा फंड है जो आप पिक कर सकती हैं। चलिए,
ऑल द बेस्ट टूबा आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। और चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और अब दर्शकों के सवाल जो हैं यूट्यूब से लेते हैं। नीता गुप्ता मेरे साथ अब उनका सवाल लेते हैं यूट्यूब से। मंथली 25,000 की एसआईपी कर रही हैं, 15 साल में चाहिए 3 करोड़ और पिछले 3 साल से इनका निवेश जो है वो चल रहा है। कोई बदलाव करने हैं या नहीं, इन्होंने सवाल पूछा है। फंड्स के नाम मैं रीड आउट कर देती हूँ हर्ष आपके लिए। ABSL टैक्स रिलीफ, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI का मैग्नम मिड कैप है, SBI का फ्लेक्सी कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, ICICI प्रू का ब्लू चिप है और टाटा का लार्ज एंड मिड कैप है इनके पास। और फंड्स के सिलेक्शन को लेकर कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट इनको कम करना है, बढ़ाना है, ये इनका सवाल है, बताइए। सुदेल, कविता, अगर ये 25,000 रुपया हर महीने का इन्वेस्ट कर रही है और अक्यूमुलेटेड कॉर्पस आज की तारीख में 5.5 लाख रुपया है, तो जो एक कॉर्पस एक्सपेक्ट कर सकती है कि भाई अगर ये 15 साल बाद अगर 12% से ग्रो करता है ये इन्वेस्टमेंट, तो इनके पास करीबन 1.5 करोड़ रुपया होगा। ये चाहती है 3 करोड़ रुपया, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट डबल करना होगा। सो आज जितना कर रही है ठीक है, जैसे जैसे बढ़ा सकती है ठीक है, तुरंत का तुरंत डबल ना कर सके तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिएगा। जो इनका पोर्टफोलियो है उसमें कंसोलिडेशन का स्कोप है, तो वो कंसोलिडेशन स्टैंड पॉइंट से मैं बता दूं कि अगर ये 25,000 रुपया जो आज की तारीख में इन्वेस्ट कर रही है, तो ये 5,000 करके इन 5 स्कीम में करें। अगर ये बढ़ा रही है तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा लें। तो 5 स्कीम्स में इनके लिए बता रहा हूं, और जो भी इन्वेस्टमेंट करें, 25,000 है, 30 है, 40 है या 50 है, जो भी अमाउंट है, ये इन्हीं 5 स्कीम में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकती हैं। और मोस्ट ऑफ द स्कीम्स जो है मैं इनके पोर्टफोलियो से ही लिया हूं। सिर्फ एक स्कीम को मैंने बदलाव किया, लेकिन उसी फंड हाउस का दिया है। सो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, SBI मैग्नम मिड कैप, टाटा लार्ज एंड मिड कैप, ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड। सो इनके पास ICICI ब्लू चिप फंड है, उसकी जगह पे मैंने ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड बता रहा हूं। तो फोलियो इनके पास सेम रहेगा, कोई नया फोलियो क्रिएट करने की इन्हें मेहनत नहीं करनी होगी, सिर्फ स्कीम बदलनी होगी। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। सो 5 स्कीम के नाम फिर से दोहरा रहा हूं मैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, SBI मैग्नम मिड कैप, टाटा लार्ज एंड मिड कैप, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। इन 5 स्कीम में जो भी अमाउंट की एसआईपी करती है, 25,000 है या ज्यादा है, उसे इक्वली डिवाइड करके इन्हीं 5 स्कीम में कर दे। बाकी स्कीम में से पैसे निकाल ले और इन्हीं 5 स्कीम में कंसोलिडेट कर दे, ताकि आगे जाते हुए इनके पास एक लिमिटेड स्कीम्स होंगी जो इन्हें ट्रैक और मॉनिटर करनी है। तो यहाँ पर आपने इनको जो स्कीम्स में निवेश रोकने की सलाह दी है, उसमें आप कह रहे हैं कि पैसे निकाल भी लें। तो ये तो एसआईपी कर रही हैं, तो जो हर एसआईपी को हम क्योंकि कहते हैं कि 1 साल का समय आपको देना चाहिए कंप्लीट होने के लिए, उस हिसाब से पैसे निकालें या पूरे पैसे निकाल के आप शिफ्ट कर लें? नहीं कविता, जब हम कंसोलिडेशन करते हैं, जब पोर्टफोलियो रिव्यू करके कोई बदलाव करते हैं उसके अंदर, तो आप उस समय पूरा चेंजेस कर सकते हैं। उसमें कोई नहीं है कि भाई आपको 1 साल रुकना चाहिए। ये 1 साल एसेंशियली किसके लिए होता है कि एग्जिट लोड्स के लिए होता है, कि भाई अगर आपने इन्वेस्ट आज किया एसआईपी और 1 साल के अंदर आप निकाल रहे हैं, तो एक एग्जिट लोड लगता है। हो सकता है 1-2% का कुछ एग्जिट लोड लगे, लेकिन जब ये आप ओवरऑल एक्सरसाइज करती हैं, तब आपको ये बदलाव उस समय कर लीजिए। छोटे मोटे वो 1-2% इतना कोई मायने नहीं रखता कि आप उसे ड्रैग करें 1 साल के लिए और फिर 1 साल एग्जिट लोड खत्म होगा तब ये कंसोलिडेशन करें। आई थिंक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ईज उनको ये चेंजेस करने का आज की तारीख में मिलेगा, वो ज्यादा फायदेमंद है। एंड लुकिंग फर्दर, इनको फिर यहां से फिर सिर्फ कंसोलिडेटेड एक क्रिस्प उनके पास 5 स्कीम्स का पोर्टफोलियो होगा, जो ज्यादा इजी है मैनेज करने के लिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और पूनम सिंह का सवाल लेते हैं हर्ष। और 5 साल में ये रिटायरमेंट लेना चाहती हैं और 2 करोड़ का लक्ष्य है। मंथली एसआईपी 1 लाख रुपए की है और इसी को लेकर जो है ये आपसे सलाह भी मांग रही हैं। पूनम हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, वरना हम इनसे और थोड़ा सा बारीकी में बातचीत कर लेते। और रिटायरमेंट जो ये ले रही हैं, समय केवल 5 साल का ही है, तो एक रिस्क फैक्टर है जो समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 5 साल तक में ही अगर आप निवेश कर रहे हैं, वही अगर आपकी निवेश की अवधि है, तो आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इक्विटी फंड्स नहीं ले सकते हैं। हर्ष, मेरे ख्याल से आप बेहतर समझाएंगे। तो ये बताइए 5 साल कैसे कम होता है अग्रेसिव इक्विटी में पार्टिसिपेट करने के लिए? और दूसरा, अगर रिटायरमेंट जैसा कोई लक्ष्य है, हमेशा हम कहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप शुरू करें, वरना आइडियली अगर आप लेट से लेट भी हो रहे हैं 40-45, तब तक आपको शुरू कर देना चाहिए रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, कविता, पहली बात कि हमें 5 साल क्यों हम कहते हैं कि इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए कम है।
काफी स्टडीज की गई हैं जो बैक टेस्टिंग डेटा पॉइंट्स हैं कि अगर आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका अगर टाइम होराइजन अगर 8 साल के ऊपर है और आपने हर महीने इन्वेस्ट किया है तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है, जो पैसे खोने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 0 हो जाती है। तो ये व्हाइट ओक ने एक बहुत अच्छा एसआईपी रिपोर्ट निकालती है, वो रेगुलरली वो रिपोर्ट निकालती है जिसे रेफर करना चाहिए। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर किसी इन्वेस्टर ने 10,000 रुपए या कोई भी अमाउंट है मान लीजिए 8 साल तक मिनिमम इन्वेस्ट किया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस जो है वो 0 हो जाती है। अब अगर आप ये इन्वेस्टमेंट अगर 3 साल या 5 साल के लिए कर रहे हैं तो चांसेस ऑफ लॉस रहता है। आपका मान लीजिए 20% चांस है कि आप लॉस भी कर सकती हैं, आपका 15% चांस है। ये धीरे धीरे कम होते रहता है जब अवधि आपकी बढ़ती रहती है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर उसी रिपोर्ट का अगर हम रिलायंस दें उस चीज पे तो वो है कि 8 साल मिनिमम अगर आप एसआईपी करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस 0 हो जाता है और उसके आगे जो मीन रिटर्न है वो करीबन 12 से 15% के आसपास आता है। सो क्योंकि इनका 5 साल का टाइम होराइजन है तो ऑब्वियसली जैसे आपने सही कहा कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना शायद एक थोड़ा रिस्की प्रोपोजिशन हो जाएगा। इनके लिए मेरा सुझाव रहेगा कि ये एक बैलेंस एडवांटेज फंड जो हाइब्रिड कैटेगरी में आता है, जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन प्लान्स है, उसमें निवेश करें। इनका 2 लाख रुपया उनको हर महीने करना है तो 1-1 लाख रुपया करके 2 अलग स्कीम में इन्वेस्ट कर दें, एक आईसीआईसीआई अप्रूव बैलेंस एडवांटेज फंड और एक इडलवेज बैलेंस एडवांटेज फंड। दोनों के जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का जो फिलॉसफी है वो अलग है, एक सिक्लिकल है एक प्रो सिक्लिकल है, काउंटर सिक्लिकल है। सो पॉइंट ये है कि आपको दोनों फ्लेवर का एक बैलेंस एडवांटेज फंड आगे पोर्टफोलियो मिलेगा। 5 साल तक अगर आप निवेश करती हैं और अगर 10% अगर ये फंड ग्रो करता है, एक अनुमान लगाते हैं हम, तो आपके पास 5 साल बाद करीबन 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा। इन्हें चाहिए 2 करोड़ तो यस थोड़ा शॉर्ट रहेगा, लेकिन अगर बढ़ा सके आगे जाते हुए इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा ले। रिटायरमेंट के बाद जो इकट्ठा होगा कॉर्पस, ये बैलेंस एडवांटेज फंड में बने रह सकते हैं और उसी में से ये एसडब्ल्यूपी लेते रहे ताकि इनके जो मंथली एक्सपेंसेस पूरे हो जाएंगे। जो कॉर्पस फंड बैलेंस एडवांटेज फंड में जमा रहेगा वो कंटिन्यू करेगा ग्रो करने के लिए। तो आपके ये एक ऑप्शन रहेगा कि आपको लंबी अवधि तक आपको मंथली एक्सपेंसेस के लिए आपके पास कॉर्पस रहे। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी लेके अगर ये चलती हैं और तो इनका रिटायरमेंट का कॉर्पस 1.5 करोड़ तक का बन सकता है। अगर ये 2 करोड़ बनाना चाहती हैं तो इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। अच्छा हर्ष, साथ ही पूनम के सवाल से नहीं, लेकिन कोई अगर बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में निवेश करता है तो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए? तो देखिए अगर हम पास्ट रिटर्न्स देखें कविता, तो पास्ट रिटर्न्स तो डबल फिगर्स में रहे हैं। लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स हैव बीन इन एक्सेस ऑफ 10%। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर देखें डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड का, जो बैलेंस एडवांटेज फंड कहते हैं, इस स्ट्रक्चर क्या है? ये इक्विटी और डेट के बीच में ये एलोकेशन वेरी करते रहता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट वैल्यूएशंस। तो अगर मान लीजिए मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन के रूप में तो इक्विटी एलोकेशन ये फंड ऑटोमेटिकली गिरा देता है, गिरा के नीचे करीबन 30-40% पे ले आता है। जब मार्केट गिर जाता है नीचे तो ये इक्विटी एलोकेशन बढ़ा के ये 80% तक भी लेके जा सकते हैं। सो इसका जो एलोकेशन है इक्विटी और डेट के बीच में ये वेरी करते रहता है, ये फ्लक्चुएट करते रहता है डिपेंडिंग ऑन। तो ये जो थियोरी होती है कि बाय लो एंड सेल हाई, ये थियोरी एक्चुअली इसमें इंप्लीमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ये एक अच्छी कैटेगरी है लमसम इन्वेस्टर्स के लिए। ये अच्छी कैटेगरी है कि अगर आपको रिटायरमेंट के बाद बने रहना है और आपको एसडब्ल्यूपी के रूप में पैसे निकालने हैं तो ये अच्छी कैटेगरी फिट होती है इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए। जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन है एमफी की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये प्योर इक्विटी फंड्स होती है, उसमें आप 12% का अनुमान लगाते हैं इलस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई अगर मैं 12% से ग्रो करता है इक्विटी फंड तो कितना कॉर्पस बनेगा। क्योंकि ये डेट और इक्विटी के बीच का आता है, हम करीबन 10% का अनुमान लगाते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन, ये डेट में मान लीजिए 6-7% है, इक्विटी में 12% है। क्योंकि एक मिश्रण है, ये एक अनुमान के रूप में आप 10% लगा सकती हैं। पास्ट रिटर्न्स तो अच्छे रहे हैं, लेकिन पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे आप फ्यूचर कैलकुलेशन ना करें तो बेटर है, थोड़ा कंजर्वेटिव कैलकुलेशन ही ठीक रहता है। तो मेरे ख्याल से 10% का एक अनुमान लगाना इस फंड से रीजनेबल होगा। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन यहाँ पे 10% के आसपास की रखनी चाहिए। हर्ष, आगे बढ़ते हैं। मैजुबिन का सवाल हम लेते हैं और 10 साल में इनको चाहिए 1 करोड़ रुपए और उसी को लेकर इन्होंने जो पोर्टफोलियो भेजा है SBI कॉन्ट्रा, कोटक स्मॉल एंड मिड कैप, क्वांट का फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड है इनके पास। ये सवाल शायद
हाँ, स्कीम मैं आपको बता देती हूँ, मुझे पता नहीं ये सवाल आपके पास है या नहीं। स्कीम्स में एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, कोटक का स्मॉल एंड मिड कैप है, 5-5 हज़ार की एसआईपी यहाँ चल रही है, और कोटक का फ्लेक्सी कैप 3,000 रुपये की एसआईपी है इनके पास। निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा, इसमें भी 3,000 की एसआईपी चल रही है, और 10 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो वह देखिए, ये 16,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट कर रही हैं। पोर्टफोलियो स्टैंड पॉइंट से आई थिंक इसमें थोड़े बदलाव कर सकती हैं। वैसे वो इनका कॉन्ट्रा फंड ठीक है, स्मॉल एंड मिड कैप ठीक है। आई थिंक एलोकेशन वाइज इनको फ्लेक्सी कैप में बढ़ा के 5,000 करना चाहिए एंड स्मॉल एंड मिड कैप में 3,000 करना चाहिए। जो खाली सिर्फ एलोकेशन बदल दें और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर ये स्कीम बदल दें तो एक दूसरा फंड हाउस भी इनके पास मिलेगा। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक ऑप्शन है जिसमें ले सकती है। मुझे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में अगर ये कंफर्टेबल है तो प्लीज कंटिन्यू करें, अदरवाइज आई थिंक अगर कोई सेक्टर या थीमेटिक फंड अवॉइड करें तो बेटर होगा। ये मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप या कॉन्ट्रा में ये अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती हैं। जहां तक सवाल है इनका 10 साल में 16,000 रुपए कितना बन जाएगा, मैं आपको तुरंत देख के बता भी सकता हूं। और यही अगर हम 12% का अनुमान लगाते हैं तो 16,000 रुपए अगर ये 10 साल के निवेश करती हैं तो इनका करीबन 36 लाख रुपए इनके पास इकट्ठे होंगे। तो जो इनका टारगेट है 1 करोड़ का, उसके लिए उनका इन्वेस्टमेंट इन्हें करीबन 3 गुना करना होगा। आपको 10 साल में 1 करोड़ चाहिए। महजबीन, अगर आप हमें सुन सकती हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट को आपको 3 गुना करना होगा। मौजूदा राशि से अगर आप निवेश करती हैं तो यहाँ पर 33-36 लाख रुपए जो हैं आपके इकट्ठा हो सकते हैं। ये भी हमने 12% के आसपास का रिटर्न पकड़ा है, उसके मुताबिक हर्ष समझा रहे हैं। हर्ष, एक और हमारे यूट्यूब की दर्शक हैं, और ये सवाल क्योंकि दरअसल यूट्यूब देखते देखते हमें भेजते हैं हर्ष, और इसीलिए हम थोड़ा सा ये लाइव सवालों को शामिल भी कर रहे हैं आज शो में। देखिए, रेखा का सवाल है, हर्ष 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी करने की इनकी योजना है, 25 साल तक निवेश करना चाहती हैं, 10% तक ये स्टेप अप भी करेंगी, और आपसे 3 से 4 फंड्स चाहती हैं जिनमें ये निवेश करें। अब 5,000 रुपये की कुल एसआईपी इनको करनी है। तो देखिए कविता, अगर सिर्फ 5,000 रुपए करने हैं तो 3 स्कीम लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर आप शुरू एक स्कीम से भी करें तो काफी है। 5,000 रुपए आप जब एक स्कीम में पैसे लगाती हैं, वो स्कीम अल्टीमेटली 30 से 40 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है। तो आपके जो 5,000 रुपए हैं वो 30-40 कंपनी में ऐसे भी डिवाइड हो रहे हैं। आप अगर 5,000 रुपए के लिए 3 स्कीम लेती हैं तो इतना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरा सुझाव रहेगा, मार्केट का पूरा रिप्रेजेंटेशन अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में चाहिए तो एक मल्टी कैप फंड ले लें। मल्टी कैप फंड क्या करता है, आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों कैटेगरीज में 25% मिनिमम एलोकेशन रहता है, और बाकी का जो 25% है वो डिपेंड करता है कि आपको कहीं भी कैसे भी इन्वेस्ट करना हो। फंड मैनेजर बेसिकली अपने रिसर्च के बेसिस पे एलोकेशन करते हैं। तो इस लिहाज से क्या होता है कि आपके पास पूरा मार्केट का रिप्रेजेंटेशन आपके पोर्टफोलियो में आ गया। तो आपके पास लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप आ गए। एक ही स्कीम लेनी है आपको और बाकी इतनी सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड एक ऑप्शन है जिसमें आप ये 5,000 रुपए से शुरू कर सकती हैं। आगे जाके अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहती है तब आपको एक प्योर लार्ज कैप या कोई थीमेटिक या जो भी आपको जैसे समझ में आता है, जो आपको किसी से गाइडेंस मिलती है, उस हिसाब से आप जोड़ें। कोशिश करिएगा लार्ज कैप में फोकस रखने का जब सेकंड स्कीम आप जोड़ें। थीमेटिक सेक्टर फंड्स अगर नहीं समझ में आते हैं तो मत करिएगा। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में काफी आपको एक्सपोजर ऐसे भी सभी सेक्टर्स का मिल जाता है। तो फिलहाल के लिए निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में आप शुरू करें, एक ही स्कीम काफी है। जब बढ़ाएंगी तब लार्ज कैप, मिड कैप या कोई और जोड़ना चाहती है फ्लेक्सी कैप, उस समय आप देखिएगा। एक सवाल रेखा के बिहाफ पे, क्योंकि ईटीएफ्स को लेके बहुत चलन यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम देख रहे हैं कि करके एएमसीज भी ईटीएफ्स लॉन्च कर रही हैं। तो अब ईटीएफ से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने को लेकर आपका क्या व्यू बनता है? तो देखिए कविता, अगर ईटीएफ में आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है तो आपको डीमैट अकाउंट होना है, आपको एक स्टॉक ब्रोकर के साथ में आपका अकाउंट रजिस्टर्ड होना है, और जो आप यूनिट्स खरीदती हैं वो आप एक्सचेंज पे खरीदती है। तो ईटीएफ इज व्हाट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसमें जब आपको रिडेम्पशन या सेल करना है तो अगर आपका ऑनलाइन ब्रोकिंग अकाउंट है तो आप उसमें सेल का बटन भी दबा सकती हैं। अदरवाइज आपको मैन्युअली वो यूनिट्स आपको फंड हाउस में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। जो एनएवी होती है, ये मार्केट में जब आप ईटीएफ खरीदते बेचते हैं तो मार्केट में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे आप इसके यूनिट्स खरीदते हैं। अगर आप एक स्टेटमेंट बेसिस पे, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक ही है, आपको कोई फिजिकल यूनिट्स आपको आते नहीं, कोई सर्टिफिकेट आता नहीं, खाली एक स्टेटमेंट है। अगर आप
स्टेटमेंट के जरिए फंड में, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो एनएवी होती है वो एनएवी पे आप खरीद रहे हैं, वही एनएवी पे आप रिडीम कर रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जहां आप कंफर्टेबल हैं वहां आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जब एक न्यू इन्वेस्टर है, नए इन्वेस्टर के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ईटीएफ ना लें, आप उसे एक फंड हाउस से जो यूनिट्स खरीदते बेचते हैं वो सिस्टम आप लें। उसमें कोई फिजिकल फॉर्म उसमें भी नहीं है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक ही है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट के रूप में आता है कि आपका होल्डिंग कितना है। और अगर ईटीएफ लेते हैं तो डीमैट अकाउंट में आपके यूनिट्स दिखेंगे, जिसका एनएवी आपको ट्रैक करना खुद से पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको मार्केट प्राइस दिखाते हैं, एनएवी उसमें नहीं दिखेगी। तो ये एक सिंपल छोटा सा फर्क है। जब आप खरीद बेचते हैं, जब आप बेचने जाएंगे तो हो सकता है एनएवी से नीचे आपको बेचना पड़े, अगर बायर एनएवी के नीचे है तो सिंपल तरीका ये रहेगा कि फंड हाउस से लें और फंड हाउस से रिडेम्पशन और परचेज करें, ताकि एनएवी पे आपका ट्रांजैक्शन हो। आखिरी सवाल शो का झटपट हम पूछ लेते हैं। प्रियंका का ये सवाल है हर्ष, और 10 साल के लिए लमसम निवेश करना है, और ओके एसआईपी के लिए इनको जो है इन्होंने 10 साल के लिए एकमुश्त निवेश किया है। मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है किस में किया हुआ है। अच्छा सॉरी, है 30,000 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, जेएम का फ्लेक्सी कैप है और क्वांट का स्मॉल कैप है। क्वांट के स्मॉल कैप में 10,000 लमसम है और बाकी सब में 30,000 डाला हुआ है। और एसआईपी के लिए इनको फंड्स पे सिलेक्शन रिकमेंडेशंस चाहिए। तो वेल, जो इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में स्कीम्स है, आई थिंक दैट इज गुड इनफ। आई मीन, इनके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है जो अच्छा है बाय इटसेल्फ, एसबीआई कॉन्ट्रा अच्छा है, क्वांट इनके पास स्मॉल कैप है, वो भी ठीक ठाक फंड है। आई मीन, आई डोंट थिंक इन्हें अगर कोई नई और कोई दूसरी स्कीम्स जोड़ने की जरूरत है। जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उन्हीं में अगर ये एसआईपी कर ले वो भी काफी है, इसे कोई और नई स्कीम जोड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसी के साथ सभी विमेन इन्वेस्टर्स के सवालों के जवाब देने के लिए वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष। आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर विमेंस वेडनेसडे की